हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो लेक्चर चल रहा था विलयन अवस्था, विलयन विलयन जो चैप्टर चल रहा था, उस विलयन चैप्टर को अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? वे गुण, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या और मोल पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसमें पहला अपन ने गुणधर्म पढ़ा था वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था अपन ने। क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या था? अवाष्पशील घटक जो कि बी था उसके मूल प्रभाज के समानुपाती था, जिसमें पी नॉट क्या पढ़ाया था? शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या था? पी एस था विलयन का वाष्प दाब। एक्स बी क्या है? अवाष्पशील घटक का घटक का मूल प्रभाज। देखो बेटा, ये सारे के सारे अपन ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। अब देखो, मैं यदि अगर इस एक्स बी की बात करूं तो एक्स बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहां पर एन बी तो क्या है? बी के मोल, और एन ए क्या है? ए के मोल। देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। यहां तक की बातों में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बताइए। यहां तक की बात में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो आप एक बार बता सकते हैं। लिखो, अब एक सवाल करवाते हैं। सवाल है 10% यूरिया है, 10% यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? सवाल है 10% यूरिया के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए कीजिए यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब, यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है 760 ऑफ एच जी, और ये जो 10% दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको वेट बाय वेट प्रतिशत। बताओ कैसे करेंगे? देखो, इस 10% वेट बाय वेट प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम यूरिया कितने में? 100 ग्राम जल में। ठीक है, 10 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम जल में, या 100 ग्राम विलियन में, नॉट जल, 100 ग्राम विलियन में। क्लियर? तो जल का भार कितना होगा? जल का भार, क्योंकि 10% वेट बाय वेट से क्या मतलब है कि विलेय का भार अपन विलियन का भार। तो जल का भार क्या होगा? तो देखो बेटा, यहां पर विलियन का भार कितना है? 100 ग्राम। इसमें से यदि अगर विलेय का भार निकाल दिया जाए जो कि 10 ग्राम है, तो कितना बच गया भाई? 90 ग्राम। कौन बच गया? जल बच गया। अब देखो, हमें पी नॉट, ये क्या है भाई? शुद्ध शुद्ध जल का वाष्प दाब। हमें क्या दे रखा है? शुद्ध जल का वाष्प दाब पी नॉट दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 760 ऑफ एच जी, ये हमें दे रखा है। अब देखो, हमारे पास ये हमें गिवन कंडीशन है
गिवन कंडीशन हमें पता चल गई, यूरिया का भार 10 ग्राम, जल का भार 90 ग्राम और शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है 760। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है पी नॉट, तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू होती है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 760, 760 माइनस पी एस अपॉन 760 इज इक्वल टू एन बी क्या होगा, अवाष्पशील घटक का मूल प्रभाज है, ये एन बी है अवाष्पशील घटक के मूल, तो 10 बटे यूरिया का अणुभार कितना होता है 60, यहां पर कितना हो जाएगा 10 बटे 60 प्लस ये कितना था 90 बटे 18। बताओ आप इसको सॉल्व करके पी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बताइए। तो देखो यहां से जब अपन ने पूरी कैलकुलेट करी तो यहां पर पी एस की वैल्यू आई 730.6 mm ऑफ Hg। बेटा पूरा सॉल्व करके देखोगे तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। सर ये थोड़ा सा लंबा है ये फॉर्मूला, हम यदि अगर इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा है, क्या हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, लगाओ दिमाग, इसको थोड़ा और शॉर्ट किया जा सकता है क्या, इस फॉर्मूले को मैं उल्टा कर दूं क्या, पूरे को ही रिवर्स कर दूं। देखो एक इसमें दिमाग लगाया जा सकता है, देखो फॉर्मूला क्या था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये है। मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए। खोल के लिख दिया बेटा मैंने, देखो ढंग से, मैथ्स के बच्चे तो पहचान जाएंगे, एन बी अपॉन एन बी। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू तो हो गई 1, अब जब इस वैल्यू 1 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 1 माइनस ये माइनस का हो जाएगा क्या 1, यदि अगर मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूं तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू एन बी, सॉरी इसको ऊपर लेकर गया ना, उल्टा कर दिया भाई, बिल्कुल 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 थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें, जब इसको उल्टा किया मैंने तो इसमें क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, जब इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 को इधर ले गया माइनस में आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहां क्या आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी। देखो बेटा ढंग से देखो, ये वाली डेरिवेशन थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई, देखो ये हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइज करने के लिए अपन ये कर रहे हैं। अब देखो यदि अगर इसमें एलसीएम क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, और ऊपर में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ पी नॉट माइनस पी एस दैट विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। देखो इस पी नॉट से ये पी नॉट कट गया, तो यहां पर ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, इसको वापिस यदि अगर रिवर्स करके लिख दिया तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस अपॉन पी एस, ये ऐसे है ना, तो ये माइनस साइन अंदर गया तो ये प्लस का हो जाएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। देखो बेटा जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार ढंग से इसको देखो, थोड़ा जल्दीबाजी तो नहीं हो गया, देखो भाई क्लियर, हम अपन इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या क्वथनांक उन्नयन। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है बेटा जी क्वथनांक, क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब
एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो अपन कह रहे हैं क्वथनांक की परिभाषा क्या है? वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। सर बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब बताओ वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो क्वथनांक का मान कितना हो जाएगा कि जब जो जल है उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसका क्वथनांक हो जाएगा। देखो भाई, मैंने इस टाइप से बर्नर लगा दिया और बर्नर लगा करके इसमें पानी को मैंने भर दिया और पानी भर के गर्म कर रहा हूं। ये पानी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं मिलाया गया है। तो बताओ क्या होगा? इसमें यहां से वेपर्स बनेगी। इसमें यहां पर क्या बन रही है बेटा? वेपर्स बन रही है। ये वेपर चल रही है, ये वेपर उड़ती रहेगी उड़ती रहेगी उड़ती रहेगी। जब इस वेपर की वजह से जो लगने वाला प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाएगा तो ये जल क्या करना पड़ेगा? उबलना शुरू हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा कि क्या जल की वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है क्या? सर मतलब क्वथनांक से तो हमें तो यही लग रहा है कि 100 पे बननी ही चाहिए। नहीं, आपने सर्दियों में देखा होगा जहां पानी बहता है वहां पर उसके ऊपर क्या निकलती रहती है? गैस निकलती रहती है, वाष्प निकलती हुई देखी है ना आपने? तो क्या उस टाइम पे जल उबल रहा है क्या? नहीं, उस टाइम पे जल उबल नहीं रहा है बेटा। वहां पर क्या हो रहा है? जल की वाष्प तो बन रही है लेकिन उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर नहीं है। मतलब यदि अगर कपड़े ही नहीं सूखते, यदि अगर वाष्प पहले टेम्परेचर पे नहीं बन पाती तो वाष्प तो हमेशा बनती रहती है लेकिन जो वो वाष्प बन रही है उसका दाब यदि अगर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो वो जल उबलना शुरू कर देगा और वही उसका क्या हो जाएगा? क्वथनांक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला पॉइंट तो ये। अब सर इसको खुले पात्र में मैंने गर्म किया है। सर हमारे घर में सब्जी बनती है तो मम्मी क्या करती है? मम्मी जैसे मान लो यहां पर आपके घर में दाल बना रहे हैं, ये दाल का मैंने भगोना रख दिया भाई साहब, ठीक है। जिसके अंदर आप दाल बना रहे हो उसको इसमें दाल को इसमें पटक दिया। अब आपने देखा होगा जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अनुभव बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि उन्होंने जिंदगी से अनुभव सीखा लेकिन किताबों में उसको नहीं लिखा। अब देखो, और जो विदेशी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? उन्हीं अनुभवों को किताब में लिख दिया तो इसलिए वो साइंटिस्ट हो गए। आपने देखा होगा कि जब इसको गर्म कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से अपन क्या लगा देते हैं? एक बर्तन से ढक देते हैं। कहते हैं ना कि भाई गैस चालू करके और उसको ढक देना। ढकना क्यों है? क्योंकि जो वाष्प बन रही है वो वाष्प इसके चारों तरफ, वाष्प ढक गई तो उसकी तरफ से दाब और ज्यादा लगेगा। तो जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल उबल रहा था, अब चूंकि यहां पर ढक दिया तो अंदर सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ गया क्या? तो सराउंडिंग का प्रेशर बढ़ गया तो जो पहले जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था अब हो सकता है 110 पे उबले। पहला चीज तो ये देखा गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि इसके ऊपर ना इस तरीके से पानी और रख देते हैं। देखा होगा ना, कभी सब्जी बनाई होगी या बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके ऊपर पानी भर देते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि जो वाष्प बन रही है वो ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के वापस नीचे आना शुरू कर देती है। तो वाष्प ठंडी हो गई
तो अब वो दाब ही नहीं लगाएगी। दाब ही नहीं लगाएगी तो जल का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन वाष्प बनते ही नीचे आ रही है, वो प्रेशर ही नहीं लगा पा रही। इसका मतलब है जो खाना पहले 100 डिग्री पे बना रहे थे, अब उसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और वो 150 तक पहुंच जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि आप घरों में जब सब्जी बनाते हो तो उसको खुले पात्र में बनाओगे तो ज्यादा देर लगेगा। क्यों ज्यादा देर लगेगा? क्योंकि जो पानी है वो 100 डिग्री पे आते ही पूरा इवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जब तक उसमें से पूरा पानी बाहर नहीं चला जाता तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सिंपली ढक दो, ढकने से क्या होगा, उसके अंदर वाष्प बनेगी और वाष्प बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो चूंकि ढक रखा है, अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो खुद एक क्या बन गया, एक पात्र बन गया, एक एटमॉस्फेयर बन गया। और उस एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे वाष्प बनेगी वो क्या होगा, अंदर ही अंदर वो थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और उसको सीज मतलब जो पकने में है वो कम टाइम लगेगा। और क्या कर सकते हैं अपन, और इसके ऊपर यदि अगर पानी डाल दिया तो वो वाष्प क्या होगी, ठंडी होती जाएगी, और वो ठंडी होकर के और फिर वो जो जल 100 डिग्री पे उबल रहा था अब वो और भी ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या किया, क्योंकि वाष्प कैसा फिनोमिना है, देखो वाष्प के दौरान केवल सरफेस वाले पार्टिकल उड़ रहे हैं, तो वाष्पीकरण एक सरफेस फिनोमिना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक अवाष्पशील लवण मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? अवाष्पशील लवण। मैंने इसमें अवाष्पशील लवण मिला दिया, सपोज ये इस टाइप से, और ये अवाष्पशील लवण जो है वो उसकी सरफेस पर आ गया। अब ये जो अवाष्पशील लवण है, क्या इसकी वेपर बनेगी क्या? केवल इसी की बनेगी। तो यहां पर क्या हो गया कि जो वाष्पशील घटक था, वाष्पशील घटक की सतह पर मात्रा कम हो गई। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आया? जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील घटक मिलाएंगे तो वो घटक तो सब जगह मिलेगा, इसका मतलब उसकी सरफेस पर भी आएगा। सरफेस पर आएगा तो क्या होगा कि जो वाष्पशील घटक थे उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो क्या होगा, वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब में कमी आएगी, और वाष्प दाब में कमी आएगी तो देखो क्या होगा, क्वथनांक का मान कम होगा। क्योंकि क्वथनांक कितना है, जब विलयन का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अवाष्पशील घटक मिलाने से आपको यहां एक चीज समझ में आ चुकी है कि वाष्प दाब में कमी आएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अवाष्पशील घटक का मान लो मान बढ़ा दें, उसकी मात्रा बढ़ा दें तो क्या होगा? तो अवाष्पशील घटक की मात्रा बढ़ाएंगे तो सरफेस पर अवाष्पशील घटक का मान बढ़ जाएगा, और सरफेस पर अवाष्पशील घटक का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब में और क्या हो जाएगी, कमी, और उसको उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। देखो एक बार इसको ढंग से देख लो। देखो पहली बात तो क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। हमने दो कंडीशन पढ़ी कि वाष्प दाब को कैसे अपन चेंज कर सकते हैं, या तो उसको ढक दें, उसके ऊपर पानी रख दें, या अवाष्पशील घटक मिला दें। देखो बेटा ये वाली कहानी आपने घर में जरूर सुनी भी है और देखी भी है। आप यहां पर मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूं, ये आपके घर की गैस जल रही है यहां पर भाई साहब, ये इसके अंदर आपने, हम जैसे माठ साहब को आज नौता दिया है और नौता दे करके जीमने के लिए बुलाया भाई आपने, और यहाँ पर आपको दाल बनाने के लिए किचन में भेज दिया गया। अब आप क्या कर रहे हो, एक देखो दो कंडीशन है, जैसे दो बच्चों को भेजा गया, ठीक है, ये भेजा गया किसी बालक को और ये भेजा गया किसी बालिका को, दोनों अलग अलग जगह पर दाल बना रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, देखो एक जगह पे तो क्या हुआ
कि बालक ने क्या किया कि पानी लिया, पानी के अंदर दाल डाली और उसको उबालने के लिए रख दिया। ठीक है, बालिकाएं थोड़ा घर के काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। तो ये थी बालिका। बालिका ने क्या किया कि पानी लिया, दाल ली, उसमें नमक डाला, उसमें हल्दी डाली। आपने देखा होगा घरों में जब दाल उबालते हैं तो क्या डालते हैं उसमें, नमक और हल्दी। बताओ क्यों डालते हैं? ऐसी कोई और सब्जी तो नहीं देखी जिसमें ऐसा नहीं है कि काटते ही नमक और हल्दी डाल दो। देखा कभी? नहीं देखा ना। इसका मतलब यहां कुछ तो पक्का लॉजिक होगा कि इसमें नमक और हल्दी पहले क्यों डाली गई। मतलब ये तो क्या क्या डाल दिया इसमें, नमक प्लस हल्दी। देखो हमारे जो पुराने लोग हैं या जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे जैसे घरों में जो महिलाएं होती है वो वैज्ञानिकों से ज्यादा समझदार हैं। बस ये है कि वो किताब नहीं लिख रही हैं। क्लियर? जैसे हम मास्टर तो हैं लेकिन अब नया डिजिटल दुनिया में अब आए हैं, नहीं तो मास्टर तो पहले भी थे ही। तो यहां पर क्या हुआ, नमक और हल्दी जब मिलाई तो इसमें अवाष्पशील घटक मिला दिया। अब जब इसमें अवाष्पशील घटक मिला दिया तो इसके वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। अवाष्पशील घटक, इसमें अवाष्पशील घटक मिलाने से क्या होगा, सतह पर सतह पर अवाष्पशील घटक आ जाएंगे। क्या हो रहा है भाई, अवाष्पशील घटक मिलाया तो सतह पर अवाष्पशील घटक आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वाष्प दाब में कमी। और वाष्प दाब में कमी हो रही है तो उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब करवाने के लिए हम क्या करेंगे, गैस को थोड़ा तेज करेंगे। गैस को तेज करेंगे तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो वो जल्दी उबलेगी, जल्दी उबलेगी तो जल्दी तैयार होगी। तो वाष्प दाब में कमी हो रही है, इसका मतलब इसका क्वथनांक क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बिना हल्दी नमक वाली, बिना हल्दी व नमक के। तो यहां पर क्या होगा, इसका वाष्प दाब उच्च होगा, दाब उच्च होगा। और वाष्प दाब उच्च होगा तो क्वथनांक क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, कम होगा, दाल धीरे पकेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया, गैस बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी तो वहां पर वो जल्दी जल्दी उबलेगी, जल्दी जल्दी उबलेगी तो दाल क्या हो जाएगी। सर नहीं, हमने मम्मी से पूछा अभी किचन में जाके कि ऐसा क्यों करते हैं, तो मम्मी ने बताया टेस्ट अच्छा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, दाल जितनी ज्यादा पकी हुई होती है ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें ज्यादा अच्छे से पकी होगी, ज्यादा अच्छे से पकी होगी तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो तो मैं इसको पूरे जो भी पढ़ा है इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्या? देखो मैं क्या शॉर्ट कर रहा हूं, इधर समझो। मैं कह रहा हूं अवाष्पशील अवाष्पशील घटक मिलाने पर, मैंने क्या मिलाया, अवाष्पशील घटक मिलाया तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी, कमी होगी। अवाष्पशील घटक मिलाने से वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब को वाष्प दाब को वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब के
बराबर, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या होगा बेटा, अधिक ताप की आवश्यकता होगी। अधिक ताप की आवश्यकता होगी मतलब पहले जो जल था जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब वही जल 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, मतलब उसके क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब उसके क्या हो गया भाई, क्वथनांक वृद्धि हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन इसके लिए क्या क्या कह सकते हैं बताओ, अपन इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील घटक मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। और बताओ, क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्य गुणधर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्वथनांक उन्नयन का मान किस पे निर्भर करेगा, कणों की संख्या, कणों के मोल, और कण किसके, विलेय के। चलो यहां से मैं इस वाले पॉइंट से एक चीज लिख सकता हूं क्या, देखो क्या लिख सकता हूं, विलयन का वाष्प दाब, एक जगह तो किसका है, विलयन का वाष्प दाब, एक जगह किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। मुझे एक चीज बताओ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा या विलयन का वाष्प दाब? तो हमें पता है विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। और विलयन कैसा है, वाष्पशील विलेय युक्त। मतलब विलयन में कौन उपस्थित है बेटा, अवाष्पशील विलेय। तो बताओ किसका वाष्प दाब अधिक होगा, शुद्ध विलायक का। ठीक है, क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, क्वथनांक, वाष्प दाब ज्यादा है, क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक किसका ज्यादा होगा भाई, विलायक या विलयन, बताओ। तो क्वथनांक ज्यादा होगा विलयन का। मतलब यहां पर एक चीज अपन को समझ में आ गई कि वाष्प दाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। क्लियर, वाष्प दाब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं कह सकता हूं क्या, वाष्प दाब दाब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, क्वथनांक। मतलब मान लो यहां पर ये है शुद्ध विलायक और यहां पर ले रखा है कौन, विलयन। यह है अपना विलयन और यहां पर कौन है अपना विलायक। बताओ, विलायक का दाब जो क्वथनांक है उसको ले रखा है टी नॉट और इसको ले रखा है टी एस। तो बताओ कौन ज्यादा होगा, टी नॉट ज्यादा होगा या टी एस, किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, तो ये होगा टी एस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डेल्टा टी बी मतलब वाष्प दाब जो क्वथनांक है उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो क्वथनांक में चेंज किसका ज्यादा होगा, दिस इज टी एस माइनस नॉट। और इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। क्या कहा जाता है बेटा इसको, क्वथनांक उन्नयन। चलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वथनांक उन्नयन समझ में आया? अब देखो क्वथनांक उन्नयन क्या है, यह है अणुसंख्य गुणधर्म, क्वथनांक नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है अणुसंख्य गुणधर्म। ये है अणुसंख्य गुणधर्म, ये क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो देखो अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर समझो, यहां पर पॉइंट है, देखो पॉइंट क्या है,
क्वथनांक उन्नयन का मान, क्वथनांक उन्नयन का मान अवाष्पशील घटक, क्वथनांक उन्नयन का मान अवाष्पशील घटक की, या फिर क्वथनांक उन्नयन का मान विलयन की मूललता के समानुपाती होता है, का मान विलयन की मूललता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वथनांक उन्नयन का मान विलयन की मूललता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। मतलब जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल एम, और ये स्मॉल एम क्या है, विलयन की मूललता। ठीक है, जब इस समानुपाती साइन को हटाया जाता है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। ये क्या है बेटा, ये है मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक। देखो कौन, केबी जो है इसका मान क्या होता है, यह है मूलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखो यहां पर अपन यदि अगर इसके लिए कुछ ग्राफ बनाए, इसको यदि अगर ग्राफ से समझे, अच्छा इस फॉर्मूले को, मोललता के फॉर्मूले को थोड़ा और ओपन करके लिख सकते हैं क्या? देखो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा टीबी जो है दैट इज इक्वल टू के बी, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, इसमें बेटा केजी में। क्लियर? तो ये क्या होगा भाई, ये हो गया बेसिकली मोललता का फॉर्मूला, और उसके बेसिस पे अपन ने कर लिया। देखो एक बार इसको पढ़ो, देखो ठीक है। अब देखो इसका मात्रक, केबी का मात्रक, केबी के मात्रक की यदि अगर अपन बात करें तो केबी का मात्रक क्या होगा, डेल्टा टीबी, मतलब अपन कह सकते हैं क्या कि केबी इज इक्वल टू, केबी जो ये है इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी। ठीक है, ये ऊपर क्या चला जाएगा, विलायक का भार अपॉन विलेय के मूल। तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है केल्विन, विलायक का भार इसका मात्रक क्या होगा, केजी, इसका मात्रक क्या होगा, मूल का मूल। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, केल्विन इंटू केजी पर मोल। देखो भाई यहां तक की बात में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताओ, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताओ। चले, अब देखो इसको कुछ ग्राफ बना करके अपन सीखते हैं, ग्राफ कैसे है। इधर में मैंने लिया टेम्परेचर और इधर में मैं ले रहा हूं वाष्प दाब। अब देखो बेटा ये जो डैश 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 है ये बताता है वायुमंडलीय, वायुमंडलीय ताप। ठीक है, मैं दो विलयन थे, दो दो घटक हैं जिनको मैं गर्म कर रहा हूं, एक का यहां इस तरीके से आ रहा है, एक को इस तरीके से आ रहा है। अब इन दोनों में आप देख करके बता सकते हो क्या कि कौन सा विलायक के लिए है और कौन सा विलयन के लिए है। आप 1 मिनट का टाइम लें और इसको बताओ, बता सकते हो क्या आप? देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो कहां टच हो रहा है, यहां पर,
एक पॉइंट यहाँ टच हो रहा है। बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो बताओ विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है या विलयन का? तो ये तो किसके लिए बेटा, विलायक के लिए। और ये किसके लिए है बेटा जी, ये है विलयन के लिए। और विलायक और विलयन के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू क्या, क्वथनांक नया। देखो भाई यहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ आई हो तो बताओ, यहां तक की बात में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की तकलीफ हुई हो तो बता सकता है, ठीक है। चलो तो क्वथनांक देखो, हमने जो अणुसंख्य गुणधर्म थे उसमें पहला गुणधर्म क्या पढ़ा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज उसकी क्लास के सारे सवाल कर लिए हैं। उसके अंदर मैंने आपको उसका एक अलग फॉर्मूला भी बता दिया है। फिर एक अगला अणुसंख्य गुणधर्म क्या पढ़ा, मूललता पढ़ी, मतलब क्वथनांक उन्नयन पढ़ा। अब उस क्वथनांक उन्नयन के बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ सवाल। तो लिखो 10% यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन है, 10% वेट बाय वेट यूरिया युक्त विलयन का क्वथनांक युक्त जलीय विलयन, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या लिख रहा हूं, 10% वेट बाय वेट यूरिया युक्त जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यदि इसमें केबी की वैल्यू दे रखी है आपको, केबी की वैल्यू दे रखी है 0.5 केल्विन केजी पर मोल। देखिए करिए, तो देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम यूरिया है, इसमें 90 ग्राम जल है। क्लियर, 10 ग्राम यूरिया है और 90 ग्राम इसमें क्या है, जल है। अपन को पता है डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, टी नॉट माइनस टी एस, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू क्या आएगा यहाँ पर, मोलिलिटी। तो देखो शुद्ध जलीय विलयन है क्या, तो जलीय विलयन शुद्ध जल के मोलरता का मान, मतलब क्वथनांक का मान कितना होता है, शुद्ध जल के क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस इसका अपन को निकालना है टीएस, ठीक है। केबी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5 मल्टीप्लाई 10% यूरिया, तो यूरिया के मोल कितने होंगे, 10/60। भाई 10 तो क्या है उसका भार, और ये क्या है अणुभार, और ये क्या है ग्राम में भार, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे इसको 10/60 इंटू 90 इंटू 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टीएस आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। तो देखो टीएस का मान कितना आया, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है इसको, तो टीएस का मान कितना आया 100.6 केल्विन। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के सवालों को आप कर सकते हो, है ना, इस टाइप के सवालों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास को मैं इसी चीज से यहां से कंटिन्यू करूंगा और मैं वहां पर पढ़ाऊंगा आपको प्रेशर कुकर में क्वथनांक का क्या इफेक्ट होता है। आप खुद उसके बारे में सोचेंगे, पढ़ के आएंगे, और आगे इस चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। हिंदी मीडियम चैनल आपको याद होगा, और हम आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं विलियन चैप्टर का। तो बिल्कुल एकदम पूरे सीरीज को पढ़ना है और अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास होना है। थैंक यू सो मच।